हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10 का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट ए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल पेपर है वो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से बनाया गया है। यदि आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ ही साथ इसकी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो होगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो आंसर्स का कलेक्शन भी है, जो आंसर की के अंदर जिन आंसर्स को यहाँ पे डाला गया है वो सिर्फ एक ही रिसोर्स या एक ही माध्यम से नहीं, बल्कि अलग अलग पुस्तकों और अलग अलग साइट से उनको जो सबसे अच्छा आंसर है किसी भी प्रश्न का उसको यहाँ पे रखा गया। तो आंसर की बनाने में भी मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तुलसीदास जी की जो रचना है वो आप सभी को पता होगी, विनय पत्रिका। सेकंड है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तारकेश्वर नाथ। तीसरा है कामायनी, ये कामयाबी नहीं है, कामायनी है। कामायनी किसकी रचना है? तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। चौथा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। उसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध किसके साथ है? तो सही उत्तर है विभाव। छठवा है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 33। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अनुप्रास अलंकार में खाली स्थान की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णों की। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? वर्णों की। दूसरा है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भटियार खाना। क्या कहते थे मन्नू भंडारी के पिताजी? भटियार खाना कहते थे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब उसके बाद तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रति। चौथा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में खाली स्थान मात्राएं होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद छठवा है, शब्द शक्ति खाली स्थान प्रकार है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपके पूरे जो खाली स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य आपको लिखना है। पहला है, कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। उसके बाद अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर है तीसरा, अट नहीं रही कविता में बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। ये भी सत्य है। फिर है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो ये असत्य है। नागार्जुन का अधिकांश काव्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया। ये भी सत्य है। नेताजी का चश्मा गद्य की आत्मकथा के अंतर्गत आता है। ये असत्य है। अब उसके बाद गद्य की प्रमुख विधाएं, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? निबंध। ठीक है। लखनवी अंदाज, तो इसका हो जाएगा यशपाल। फिर उसके बाद अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी का हो जाएगा एकमात्र सहारा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ का हो जाएगा आगे। फिर है कामायनी, तो ये जयशंकर प्रसाद। फिर मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो ये होता है मानवीकरण। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ होता है? तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है वस्तु कम एवं मांग अधिक होना। क्या वस्तु जो है वो कैसी है? कम है। ठीक है। और मांग कैसी हो गई? यहाँ पे अधिक हो गई। ठीक है। तो आप पूरा वाक्य में लिख दीजिए कि वस्तु कम एवं मांग अधिक होना क्या कहलाता है? एक अनार और 100
बीमार। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही सरल हैं जो कि आपको मौखिक रूप से ही याद हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो इसका उत्तर है संगमरमर। किससे बनी थी मूर्ति नेताजी की? संगमरमर से। उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो है वो है बादल के हृदय में किसकी चमक छिपी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजली की चमक छिपी है। फिर उसके बाद कनक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, तो इसका है सोना, यानी कि जो सोना गोल्ड वाला होता है, ठीक है, वो सोना, सोने वाला सोना नहीं कि नींद वाला समझ जाए। और है धतूरा। ठीक है, और क्या है? धतूरा, सोना और धतूरा। फिर है छठवा, यशपाल जी ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा था, तो यहाँ पे उत्तर है वो ये हो जाएगा कि बिना किसी तथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना किसी तथ्य यानी कि कोई भी पात्र घटना के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन ये जो लखनवी अंदाज है वो एक स्वतंत्र रचना है और यशपाल जी ने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये साबित करने के लिए कि कई ऐसी भी रचना है जिनको स्वतंत्र रूप में पढ़ा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बिना तथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन लखनवी के अंदाज के द्वारा उन्होंने ये साबित किया है कि स्वतंत्र कहानियाँ या फिर बिना पात्रों के या घटनाओं के भी रचनाएं की जा सकती हैं। तो आपके एग्ज़ाम की नज़रिए से ये जो मॉडल पेपर है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसमें जो आंसर भी मैं आपको बताऊंगी तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, छायावादी कवि की विशेषताएं लिखिए। तो ये यहाँ पे छायावादी कवि की विशेषता है जैसे कि राष्ट्रीयता, प्रकृति प्रेम, आत्माभिव्यक्ति, और यहाँ पे आपको कुछ और भी विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। सौंदर्य चित्रण हो गया, प्रेम की अभिव्यक्ति, ये कुछ प्रमुख है, इनका आपका वो वर्णन भी कर देना है। आंसर को मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इत्मीनान से उसको तैयार कर लें, क्योंकि यदि मैं एक एक आंसर को पूरा आपको समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं आपको आंसर दिखा दूंगी और साथ में शॉर्ट में उसको समझा दूंगी। फिर है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। देखिए इसमें जो रचनाएं की गई हैं वो हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाती हैं, इसलिए इसे जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसमें कई महान कवि हुए जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की थी। और भी यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें कवि और उनकी शैलियों के बारे में दिया गया है, तो इसको भी आप पढ़ लें ताकि आपको लिखने में इस उत्तर को आसानी हो। फिर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाव पक्ष और कला पक्ष। तो तुलसीदास की 2 रचनाएं, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये आपको पता होगा। काव्यगत विशेषताओं में यहाँ पे भाव पक्ष और कला पक्ष आपको दिया गया। इसमें इनकी भाषा, साथ में जो शैली, इस सब के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ में किस प्रकार से उन्होंने चौपाई, छंदों और किस अलग अलग प्रकार से भाषाओं का प्रयोग किया है तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साहित्य में स्थान भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फिर जो सूरदास जी हैं तो उनका हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 रचनाएं जो हैं तो सूर सारावली और साहित्य लहरी, और चाहे तो सूर सारावली और सूर सागर, ये आपको सूर से है स्टार्ट इसलिए याद जल्दी हो जाएगा। उसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष है, तो यहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से रसों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, साथ में यहाँ भी हम देखेंगे तो उनकी जो शैली है उसके बारे में दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे साहित्य में स्थान भी दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना बताइए। देखिए यहाँ पे केशव दास देव, चिंतामणि, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आप एक तो केशव दास कर लीजिए, साथ में उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो एक बिहारी जो है कवि, उनकी बिहारी सतसई सिर्फ एक ही रचना थी। ये ऐसा संग्रह था जिसके अंदर
बहुत सारे भाग हैं, तो ये बिहारी से बिहारी सतसई बहुत आसान रचना है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि चिंतामणि, देव, तो देव से भवानी विलास, ठीक है, प्रेम विलास, ये रचनाएं हो जाएंगी इनकी। और केशव दास, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर है काव्य की परिभाषा लिखिए तथा काव्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे अलग अलग कवियों के अनुसार आपको काव्य की परिभाषा देखने को मिल जाएगी, तो इसमें आप देखेंगे तो आप कर लेंगे यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे काव्य के जो भेद हैं वो है श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। उसके बाद आपको यहाँ भी इनका वर्णन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिस काव्य को सुना जा सकता है श्रव्य काव्य, और जिसे देखा जा सकता है वो हो जाएगा दृश्य काव्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, दृश्य काव्य और साथ में श्रव्य काव्य। तो ये जो परिभाषा यहाँ पे दी गई वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। फिर है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। प्रबंध काव्य भेद का, इसके जो भेद हैं वो आपको बताना है। तो ये है आपकी प्रबंध काव्य की परिभाषा। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे उदाहरण भी है, जैसे रामचरितमानस, और इसके जो भेद हैं, तो भेद क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य। तो यहाँ पे आप उदाहरण भी दिए हुए हैं, तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। फिर इसका अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। वहाँ दो अंतर पूछे गए हैं, यहाँ पे चार अंतर हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन मेन अंतर ये होता है कि जो महाकाव्य होता है वो संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, इसमें किसी भी नायक के बारे में, जो मेन कैरेक्टर है। और जो खंड काव्य है उसमें किसी भी नायक के, किसी भी कैरेक्टर के सिर्फ एक खंड यानी एक भाग का वर्णन रहता है। महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य छोटा होता है। तो ये जो है ये मेन अंतर है। फिर है वीर रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, रस की किसी भी प्रकार से आपको किसी भी रस की परिभाषा लिखना है तो आपको लिखना है इसका स्थायी भाव, पहले तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वीर रस का क्या है यहाँ पे उत्साह, तो ये आप लिखेंगे कि उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही आपको ये सारे रसों में ये परिभाषा आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जो स्थायी भाव है उसको बदलना है, बाकी पूरी की पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगी। और जो इसके उदाहरण है वो है बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अथवा में हम यहाँ पे देखेंगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये देखिए, ये ऊपर की लाइन आप छोड़ भी दें तो यहाँ से पढ़ें, साहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव। अब श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति, वहाँ रति जोड़ दिया। का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस हो जाता है। उदाहरण, राम का को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक की परछाई, यति समय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। फिर 11वां प्रश्न है, वात्सल्य रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये देखिए, यहाँ पे भी आपको मैंने सेम परिभाषा दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो याद करने में, एक ही तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें वात्सलता नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इस बात पे आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। आप बताएं कि मैंने जो आपको रस की परिभाषा बनाने की जो ट्रिक बताई वो आपको कैसी लगी। फिर उसके बाद हम आते हैं मात्रिक और वार्णिक छंद किसे कहते हैं। तो यहाँ हो गया मात्रिक, जिसमें जो गणना है वो मात्राओं के आधार पर होती है, और वार्णिक जिसमें जो गणना है वो वर्णों के आधार पर होती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कुल 24 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। उदाहरण यहाँ पे आप पढ़ लें। फिर है यहाँ पे सोरठा छंद का आपको उदाहरण देना और साथ में इसकी परिभाषा भी लिखना है। तो ये देखिए, ये क्या है, दोहे, जो दोहा छंद है उससे उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13, राम वृक्ष, बेनीपुरी और स्वयं प्रकाश, दो लेखकों का आपको जीवन परिचय लिखना है। इसमें दो मेन पॉइंट हैं, दो रचना और भाषा शैली। देखिए बच्चों, यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी तरफ से भी फीडबैक मिलना चाहिए, और आप अपने फीडबैक के रूप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, तो इससे हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। तो यदि हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवा पाते हैं और साथ में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे दो रचनाएं हैं, माटी की मूर्त है और साथ में लाल तारा। और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भाषा और शैली इनकी दी हुई है, 3 शैलियाँ इनकी मुख्य थी। तो इस तरीके से भाषा और शैली के बारे में आप इनके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो हम देखेंगे 4 शैलियाँ हैं। उसके बाद फिर साहित्य में स्थान भी इनका बताया गया। ये स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में थे और साथ में इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं की। उसके बाद फिर स्वयं प्रकाश जी जो हैं, तो इनका हम देखेंगे कि आसमां कैसे कैसे सूरज कब निकलेगा। ये दो रचनाएं हैं। भाषा और शैली में भी यहाँ पे बताया गया है कि इनकी शैली बहुत ही आकर्षक थी और साथ में इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं की, अर्थात भाषा जो है वो खड़ी बोली अधिकांश रचनाओं में थी। साहित्य में यहाँ पे स्थान भी दिया गया है जिसमें कि इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं साहित्य के जगत में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, अलंकार किसे कहते हैं, वह इसके कितने भेद होते हैं। उसके अथवा में हम देख लेंगे कि अनुप्रास और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो ये अलंकार और यहाँ पे दो प्रकार भी पूछे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को अथवा सहित अच्छे से एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, यह अलंकार आपको पता होगा कि ये विभूषित करने वाला है, अलंकृत करने वाला इसका अर्थ है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं वो अलंकार कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। उसके बाद फिर अनुप्रास अलंकार में जब दो या दो से अधिक शब्दों में समान वर्ण की आवृत्ति होती है तो क्या होता है अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए मैंने सरल उदाहरण यहाँ पे डाला है। उसके बाद उपमा अलंकार में देखेंगे कि उप का अर्थ है समीप। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है और समानता बताई जाती है। ये है इसकी मेन परिभाषा कि उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है। उदाहरण में देखिए आप, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको अच्छा लगे, जैसे पीपर पात सरित मंडोला, फिर मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे उदाहरण वो आप लिख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 15 में नाटक और एकांकी में अंतर पूछा है और इसके अथवा में कहानी और उपन्यास में अंतर पूछा है। तो इन दोनों अंतरों को हम देख लेते हैं कि आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आंसर लिखना है वो इस तरीके से तैयार करना है कि आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखते हैं, और यदि आपकी जो लेखन शैली है को आपको बहुत ही अच्छे से उसमें सुधार करना है ताकि आपका किसी भी प्रकार से कोई भी नंबर ना कट सके। तो ये यहाँ पे आ गया है कहानी और उपन्यास में अंतर। यहाँ 4 अंतर दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। इसमें कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में बृहद स्वरूप यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो बाकी के अंतर भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे आकार, पात्रों की संख्या, ये सब आप पढ़ लीजिए। फिर मुहावरे, और यहाँ पे फिर कहानी और उपन्यास के पहले हमें क्या पढ़ना था, नाटक और एकांकी में। तो देखिए यहाँ पे भी एक पात्रों की संख्या, तो नाटक क्या होता है जिसमें अधिक अंक हों और एकांकी में सिर्फ एक अंक होता है। तो नाटक में पात्रों की संख्या भी अधिक होगी और एकांकी में कम होगी। कथा, तो इसकी मुख्य कथा के साथ साथ कोई और भी कथाएं होती हैं सहायक, जबकि एकांकी में सिर्फ एक ही होता है। अंक की बात करें तो नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक अंक होता है। समय में भी नाटक में अधिक हो लगेगा और एकांकी में कम लगेगा। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखना है। उसके बाद अथवा में नीचे 3 मुहावरे आपको यहाँ पे दिए गए, उनका अर्थ लिखना, वाक्य में प्रयोग करना। आँखों का तारा होना, फिर खून पसीना एक करना और 9 2 11 होना। ये है अंतर। मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का बड़ा होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पे और भी कुछ अंतर है कि जैसे मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। आप इसे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद कुछ और अंतर नीचे हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपको सरल लगे। 3-4 अंतर याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे आँखों का तारा होने का मतलब अत्यधिक प्रिय होना। चंदन अपनी माँ की आँखों का
उतारा है। फिर उसके बाद खून पसीना एक करना का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। किसान अपने खेतों में अच्छी फसल के लिए खून पसीना एक कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आपका एक और मुहावरा यहाँ पे बचा, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। तो जैसे ही पुलिस आई चोर 9-2-11 हो गए। तो ये मैंने आपको मौखिक बता दिया, बहुत सरल था। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, समास किसे कहते हैं, इसके आपको भेद बताना है। और उसके साथ साथ में अथवा में है, संधि किसे कहते हैं, इसके भी आपको भेद यानी कि कितने प्रकार की होती है बताना है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के नवीन योग से जो शब्द बना होता है उसे समास कहते हैं। इसकी परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे समास के कुछ उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसके भेद, यानी कि यहाँ 6 प्रकार के समास होते हैं जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं संधि की परिभाषा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक जो वर्ण हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन, उसे ही संधि कहते हैं। इसके भेद 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के भी भेद यदि आप देखें तो यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती है, और अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए। एक बार वीडियो देखने से आपके कितने सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आपको अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इसके बिल्कुल मत कीजिए और साथ में मिडिल एजुकेशन के साथ बने रहिए। यहाँ पे आपको परिभाषा देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे 3 प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर अभिधा और लक्षणा के बारे में भी अथवा में पूछा गया, तो यहाँ अभिधा है, इसका उदाहरण है। उसके बाद लक्षणा है, उसका भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 19, यहाँ पे नीचे काव्यांश दिया गया है ऊधो वाले पाठ से संबंधित, उसका आपको प्रसंग और साथ में संदर्भ और साथ में अर्थ लिखना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे प्रसंग लिखा गया है। संदर्भ में भी आपको पता होगा कि ये पद पाठ से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। किस संदर्भ में बात हो रही है, कृष्ण के संबंध में गोपियाँ उद्धव से कुछ कहती हैं और साथ में इसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर है ये वाला काव्यांश, हमारो हरि हारिल को लकड़ी। देखिए, तो ये भी जो है वो पद जो पाठ है आपका उससे ही लिया गया है। इसमें भी प्रेम भावना प्रकट करती हुए गोपियाँ जो हैं वो बताती हैं कि हम प्रेम, जो श्री कृष्ण का प्रेम है, उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी का यहाँ बखान किया गया है। काव्य सौंदर्य भी ज़रूर लिखें, इसको नीचे आप विशेष बना के भी दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में आपको यहाँ पे जो उद्धव भेजा है कृष्ण ने जी ने, तो उनका यहाँ पे बताया गया है कि वो कृष्ण जी के कुछ शिकायतें यहाँ पे कर रही हैं उद्धव से, और नीचे भी उनके प्रेम का वर्णन किया गया है जो गोपियाँ श्री कृष्ण जी से करती हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, हमारे देश में हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है पहला प्रश्न का उत्तर कि इसमें मेन जो उद्देश्य था वो था खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा है खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किनका प्रयोग सही नहीं था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो सही नहीं था। फिर तीसरा है विशेषज्ञ हरित क्रांति की सफलता के लिए क्या आवश्यक मानने लगे। तो जो विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो गुणवत्ता के लिए सही नहीं था, लेकिन तो भी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए उनने यही किया कि वो इसका जो प्रयोग है उसको आवश्यक मानने लगे। फिर है हरित क्रांति ने किसानों को परंपरागत कृषि से किस तरीके से दूर कर दिया। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ज़्यादातर किसान दूर होते जा रहे हैं क्योंकि गाय बैल भैंस जो है वो अब दिखाई ही नहीं देते, उसकी जगह
ट्रक और ट्राली, ट्रैक्टर और ट्राली ने ले ली है। उसके साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो जो गोबर और उससे भूसे से जो मतलब यहाँ पे कंपोस्ट खाद बनाई जाती थी, तो वहाँ पे भी उसकी भी जगह रासायनिक उर्वरकों ने ले ली है। तो इस तरीके से ये पूरे तरीके से जैविक खाद और किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करते, और जिससे कि किसान जो है वो पूरी तरीके से परंपरागत कृषि से दूर हो गए। हरित क्रांति का मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर क्या असर हुआ, इसे समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो जो खाद्यान्न की गुणवत्ता है वह जो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो जो मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति उस पर भी इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। और इसको समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कि परंपरागत जो कृषि है उसके जो भी परंपरागत कृषि के जो तरीके थे उनको फिर से अपनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पे आपको नीचे दिए गए गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या करना है। पहला जो है वो हलदार साहब से जुड़ा हुआ गद्यांश है, दूसरा बाल गोविंद भगत वाला। यहाँ पे ये दिया गया है कि हवलदार साहब जो मूर्ति पर लगा जो चश्मा था उसके और कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जानकर बहुत खुश होते थे, इसी के संबंध में यहाँ वर्णन किया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें और थोड़ा बहुत आप इसको मन से भी कुछ चीज़ों को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। फिर बाल गोविंद भगत वाला जो है यहाँ पे गद्यांश, तो उसमें भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी इसी पाठ से लिया गया है। और बाल गोविंद भगत का जो बेटा है उसके जिस दिन मृत्यु हुई थी उसी दिन वह अपनी खंजरी बजाकर संगीत गा रहे थे, तो उसी का यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें, एक बार समझ लें, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद कर लें। जैसे कोई कठिन शब्द है जिसको आपको नहीं पता तो उसको आप याद कर लें, बाकी का एक बार सिर्फ समझ के पढ़ लें। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22। यहाँ पे आपको 2 पत्र हैं, एक है बड़े भाई के विवाह में मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र, और दूसरा है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे है, ये आपका मित्र को पत्र हो जाएगा। यहाँ पे पहले आप पूरा हालचाल पूछ लेंगे, उसके बाद जो मेन है इनविटेशन जो आपको आमंत्रण देना उसके बारे में बताएंगे, नीचे माताजी पिताजी के लिए चरण स्पर्श, और उसी तरीके से फॉर्मेट है जैसे आप हमेशा लिखते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऊपर जिलाधीश महोदय के बारे में लिखेंगे क्योंकि आप उनको लिख रहे हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि किस तरीके से आपकी कॉलोनी में आपको यहाँ पे जो मतलब तीव्र स्वर में जिस तरीके से भी लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं जिससे आपको किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो रहा है पढ़ाई में, और छात्रों के अध्ययन का यही समय है, इसलिए व्यवधान उत्पन्न होने के कारण आप इस पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की यहाँ पे कृपा करें। और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आप भवदीय करके अपना नाम दिनांक लिख देंगे। फिर है इस सेट का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विषय पर आपको रूपरेखा लिखना है और उसके साथ निबंध लिखना है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका आपने तैयार किया हो वो आप तैयार रखिए, उसी को आप लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको विज्ञान का महत्व का जो निबंध है वो बता रही हूँ। देखिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ना आप यहाँ पे जब रूपरेखा डालेंगे ना तो यहाँ पे एक इंडेक्स बनाइए। यहाँ पे पूरा एक पेज में आप इसको एक के नीचे एक यहाँ पे पॉइंट्स लिख दीजिए। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि 4 में से सेकंड के अंदर बहुत सारे पॉइंट बनाए। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग बना लीजिए, जैसे कि खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या है, विज्ञान का प्रभाव, फिर उद्योग, फिर शिक्षा, फिर आवागमन, चिकित्सा, संचार, वस्त्र, ठीक है, फिर विज्ञान, अभिशाप के रूप में उपसंहार। तो इन सारों को आप अलग अलग पॉइंट कर दीजिए, किसी के अंदर लिखना ज़रूरी नहीं है, इससे आपका और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये था आपका हिंदी विषय का सेट एक, ये पूरा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और साथ ही साथ ये जो मॉडल पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।